हेलो एवरीवन। अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम अखिलेश है और हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। और पिछली क्लास में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, जैव प्रौद्योगिकी पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग जीनांतरित फसलों के बारे में चर्चा हमारी चल रही थी। जीनांतरित फसलें यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट, जो कि आपको काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। पिछली क्लास में हम लोग गोल्डन राइस की चर्चा किए थे। जो ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों जीनांतरित फसलों का बनाने का, वो हमेशा मानव की सेवा के लिए होता है, लेकिन समस्याएं इसके साथ भी जुड़ी हुई हैं। हम लोग इसे जीनांतरित फसलों के डिबेट में देखेंगे। फिलहाल चलिए, अभी कुछ और जीनांतरित फसलें हैं जो कि रिसेंट में अभी आई हुई हैं और आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और पिछली बार हमने गोल्डन राइस देखा था। आइए चलिए देखते हैं, एक और धान बनाया गया है जिसका नाम है सुपर राइस। सुपर राइस, इसको हिंदी में आप कहते हैं महाधान। कई सारे गुणों से ये परिपूर्ण है और इसको बनाने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जीएस खुश साहब, सरदार जी हैं, नाम है उनका जीएस खुश। ठीक है बच्चों, और ये इन्होंने बनाया है इसे भी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में, वहीं इसका निर्माण हुआ है। इंटरनेशनल, नोट कर लीजिए, ये नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बच्चों? फिलीपाइंस, मनीला, फिलीपाइंस। ठीक है बच्चों, और वहाँ जीएस खुश साहब ने सुपर राइस बनाई। और इसे सुपर राइस इसलिए कहा जाता है बच्चों कि जैसे गोल्डन राइस में तो केवल और केवल विटामिन ए की प्रचुरता है, लेकिन सुपर राइस कई गुणों से संपन्न है। अब आपको आश्चर्य होगा, इसके गुणों को जान लीजिए। ये ड्राउट रेसिस्टेंट भी है, यानी सूखाग्रस्त क्षेत्र में भी इसको आप उगा सकते हैं। ये इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंट भी है, यानी कि खुद में ये इंसेक्टिसाइड है, जैसे बीटी कॉटन है, तो इसको उगाने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हर्बिसाइड रेसिस्टेंट है, यानी कि वहाँ पे जो भी हर्बिसाइड डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। आसपास अगर इसको कोई हर्ब आएगा जो इससे कॉम्पीट करना चाहेगा, वो उससे भी उन्हें मार देगा। इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और खुद वहाँ पे एक छत्र इसका राज्य रहेगा और ये पूरी तरह से वीड को वहाँ आसपास ख़त्म कर देता है। तो ये कई सारे इसमें गुण हैं बच्चों। तो इसमें आप लिख सकते हैं क्या है पहला कि विटामिन ए रिच तो है ही, साथ साथ ड्राउट रेसिस्टेंट भी है। ड्राउट रेसिस्टेंट, इसका मतलब सूखा क्षेत्र में भी पैदा किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। तीसरा इंसेक्टिसाइडल, इसमें कीटनाशक के गुण हैं। हर्बिसाइडल, इसमें खरपतवार नाशक के गुण हैं। अब क्या चाहिए आपको? विटामिन ए रिच है, ड्राउट रेसिस्टेंट है, कीटनाशक है और खरपतवार नाशक भी है। तो इसको जो नाम इसको मिला है, महाधान की जो उपाधि हुई है, ये अपनी बात को सार्थक करता है। और बनाया किसने बच्चों? जीएस खुश साहब ने। मल्टीपल ऑर्गेनिज्म से ये सारी चीज़ें इसमें लाई गई हैं, जैसे कि सूखा क्षेत्र या फिर ऐसे क्षेत्र जो कि सैलाइन वाटर जहाँ हो, समुद्री जो मैदान होते हैं, समुद्र के आसपास के जो मैदान, कोस्टल एरिया, वहाँ पानी जो है सैलाइन होता है, जिसमें नमक ज़्यादा होता है। उस क्षेत्र में भी आप धान को उगा सकते हैं। कब उगा सकते हैं? मैनग्रोव
प्लांट जो कि सूखे क्षेत्र या जो सलाइन वाटर है उसके लिए वो अनुकूलित होता है, मैनग्रोव से जीन निकाला गया होगा। या ये जीन तो आपको पता ही है, विटामिन ए मैनग्रोव से निकाला गया। कीटनाशक आपको मैंने बताया था, कीटनाशक और खरपतवार नाशक, इन सब के रिस्पेक्टिव जीन निकाल करके इसे एक प्लांट में डाले गए और इसे महाधान बनाया गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, जीएस खुश। ठीक है, सुपर राइस इसलिए है क्योंकि ये मल्टीपल जो एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे गुण हैं, उससे युक्त है। एक और जीएम क्रॉप आपकी नज़र में होना चाहिए बच्चों, वो है जीएम मस्टर्ड, जो भारत में बनाया गया है। जीएम मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड नाम है धारा मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, इसका निर्माण किया गया है बच्चों। और ये क्या है? सरसों है, आपको पता है मस्टर्ड सरसों, और सरसों जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाई गई है और इसमें जो जीन डाला गया है वो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन डाला गया है। कौन सी जीन? हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड क्या हो गए? खरपतवार नाशक जीन। और खरपतवार नाशक जीन है वो बच्चों वो बार्नेज बारस्टार जीन कॉम्बिनेशन है, उसको डालते हैं। तो यहाँ पे बार्नेज जो जीन का नाम है उसको नोट कर लीजिए, बार्नेज और बारस्टार। जीन ये ट्रांसफ़र किए गए हैं, बार्नेज बारस्टार जीन जो सॉयल बैक्टीरिया में मिलता है बच्चों, और ये क्या कर देता है? इसको बना देता है खरपतवार नाशक। बार्नेज बारस्टार जीन फ्रॉम सॉयल बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हुआ इसमें और इसको खरपतवार नाशक बना देता है जीएम मस्टर्ड को। जब ये खरपतवार नाशक बन जाता है तो अपने आप इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। बाकी जो वीड होते हैं जो इसके क्षेत्र में उगते हैं और इससे कंपटीशन करके इसके फूड को, इसके मिनरल को, पानी को ले लेते हैं और इससे पोषक पदार्थ कम मिल पाता था, वो अब नहीं होगा। ये अकेले उनको पहले ख़त्म करेगा और आगे बढ़ेगा। तो जीएम मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, DMH11 इसका शॉर्ट फॉर्म है, याद रखिएगा। बनाया किसने ये भी आपको जानना ज़रूरी है। हमारे पेंटल साहब हैं, दीपक पेंटल एट ऑल टीम है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ठीक है बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दीपक पेंटल एट ऑल, दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख लीजिए, दीपक पेंटल एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है जो दीपक पेंटल साहब की लैब में काम करने वाले बाकी लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, वो एक टीम को प्रेजेंट करता है। तो दीपक पेंटल एट ऑल, दैट मीन्स दीपक पेंटल एंड हिज टीम। और ये कहाँ के हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उसको नोट करिए बच्चों। तो कुछ और बातें हम लोग अब करना शुरू करें, एक डिबेट कि जीएम क्रॉप से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो ये DMH11 हर्बिसाइड नाशक जीन इसमें डाला गया, बार्नेज बारस्टार जीन, जो कि हर्बिसाइड को ख़त्म करेगा और वहाँ पे ये सरसों जो जीनांतरित सरसों है वह ग्रो करेगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी सी बातें आपको जाननी चाहिए कि अभी तक तो हमने जीएम क्रॉप से होने वाले लाभों को देखा, इनके द्वारा होने वाली कुछ हानियां भी हैं। जैसे अगर मैं
पर्टिकुलरली जीएम क्रॉप की बात करूं, जीएम मस्टर्ड की बात करूं, तो जीएम मस्टर्ड से जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखे गए उसमें सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आसपास की मधुमक्खियों पे देखा गया बच्चों। तो हनी बी और जो अदर पॉलिनेटर्स थे उनको ये नुकसान पहुंचाती है। जीएम मस्टर्ड की बात कर रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। इससे फ़ायदा तो ये हुआ कि हर्बिसाइड टॉलरेंस, हर्बिसाइड रेसिस्टेंस इसके अंदर डेवलप हो गया, लेकिन इसके कारण क्या हुआ, एनवायरनमेंट कुछ प्रभाव पड़े वातावरण पे। उनमें से क्या था, पहला था, चूंकि मधुमक्खियां क्या होती हैं, एक पॉलिनेटिंग एजेंट होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पॉलन ग्रेन का एंथर से एंथर से जो स्टिग्मा है वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है पॉलिनेशन, जो कि कई विधियों से होता है, जो पानी के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, जंतुओं के द्वारा हो सकता है। और जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट हैं इन्हें पॉलिनेटिंग एजेंट कहा जाता है। तो जंतुओं में कई सारे पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, जैसे चींटी है, जैसे मधुमक्खियां हैं, जैसे कि सिंपल मक्खी है, अथवा वैस्प है, बैट है, चिड़िया है, ये सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में जीएम मस्टर्ड का देखा गया कि जो मधुमक्खियों की पॉपुलेशन है उस पर इनका बुरा असर पड़ा। तो पहला लिख सकते हैं, मधुमक्खी पर विपरीत प्रभाव। विपरीत प्रभाव का तात्पर्य है कि मधुमक्खियां मारी गई, क्योंकि जैसे ही मधुमक्खियां पहुंची वहां का एंथर लेने के लिए, इसके अंदर हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन था और उसके द्वारा बनाए गए जो केमिकल थे उसके एंथर में भी थे, और उन मधुमक्खियों को उस पराग कोश से परागकण लेने में उन्हें जान गंवानी पड़ी। तो एक बहुत बड़े इम्पैक्ट के रूप में देखा जा सकता है मधुमक्खियों पर विपरीत प्रभाव तथा अन्य परागण करने वाले जंतु, अन्य परागण करने वाले जंतु जैसे वैस्प, जैसे बैट, जैसे चमगादड़, भौरे, फ्लाइज, इन पर भी तथा अन्य परागण करने वाले जंतुओं पर भी विपरीत प्रभाव हुए। विपरीत प्रभाव होने से बच्चों, अभी तो ये दो चीजें हम लोगों ने देखी, अभी इसका असर बाकी जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर क्या है वो तो अभी एसेस नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि अभी जीएम क्रॉप के द्वारा होने वाले जो वातावरणीय प्रभाव हैं, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, उसका टोटल असेसमेंट अभी हुआ नहीं है। तो क्या इन्हें यूज करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, अथवा समय लेकर के इसके प्रभावों की जानकारी करने के बाद यूज होना चाहिए। 3 ऑप्शन है। करना चाहिए, साइंटिस्ट जो बनाता है वो कहता है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो कहती है करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो कहता है कि नहीं, इससे दिक्कत है। और अभी चूंकि एनवायरमेंटलिस्ट जो लोग हैं वो लोग, उन लोगों ने इसको पूरी तरह से जो क्या कहते हैं इसको पब्लिश नहीं किया दमदार तरीके से, और इक्का दुक्का केसेस ऐसे दिखाई पड़े हैं, जैसे DMH11 के केस में मधुमक्खियों पे प्रभाव दिखा। तो अभी ये भी श्योर होकर के कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और भारत सरकार क्या कर रही है, वेट एंड वॉच, कि थोड़ा समय लेते हैं,
इसलिए आप देखो बच्चों, इतने सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बने हैं, लेकिन अभी तक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने केवल और केवल बीटी कॉटन को ही अप्रूव किया है कि उसकी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर हो सकती है। और बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बने हैं, लेकिन अभी उसके यूजेस नहीं हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि इनके द्वारा जो वातावरण पे प्रभाव है वो अभी पूरी तरह से नहीं पता है। अलग की बात है कि ये डीएमएच के द्वारा मधुमक्खियों पर और अन्य जो पॉलिनेटिंग एजेंट थे उन पे बुरा प्रभाव पड़ा, बट क्या ऐसा बाकी के साथ होता है? तो धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें आती जा रही हैं। न्यूज़ में जब भी आए तो इन चीज़ों को यहाँ पर पे आप जो उसको रिप्लेनिश करेंगे। ठीक है बच्चों, और क्या प्रभाव पड़ा इसका? दूसरा प्रभाव, जो सॉयल मिट्टी का माइक्रोफ्लोरा था, सॉयल के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, आप जैसे आप अगर आपकी आंखें ऐसी होती कि वो मैग्नीफाई कर सकती थी चीज़ों को, तो आप ताज्जुब करते कि जो कुछ आप मिट्टी के सतह के ऊपर देख रहे हैं, जो डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं, उससे कहीं बड़ी डाइवर्सिटी, विविधता आपको मिट्टी के अंदर दिखाई पड़ती। कई सारे बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जो कहीं नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, कहीं पर वो डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं। तभी तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं। कोई डेड एंड डिकेड है तो वो सड़ा गला, उसके बाद उसको ख़त्म करने का काम ऐसे स्कैवेंजर्स का होता है, तब वो जा कर के एलिमेंटल फॉर्म में बदलता है। तो ये जो माइक्रोफ्लोरा है सॉइल के अंदर, वो भी ससेप्टेबल हो जाती है ऐसे किसी क्रॉप के जिसके अंदर ऐसा केमिकल जनरेट हो जो कि इंसेक्टिसाइडल हो, हर्बिसाइडल हो। अगर वो हर्बिसाइडल है, मेरी बात समझिएगा, यानी वो बाकी पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है, इसका तात्पर्य है कि वहां पे जो और भी माइक्रोफ्लोरा है मिट्टी के अंदर, मिट्टी मैंने गलत लिखा, उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं, जो आपको मदद करते हैं, आप जाने चाहे ना जाने, लेकिन उनकी मदद से ही सॉयल का जो फर्टिलिटी है वो कंट्रोल रहता है, सॉयल में ऑर्गेनिक मटेरियल की अवेलेबिलिटी रहती है, वो बैक्टीरिया भी मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जीएम क्रॉप ज़रूर बनाए गए मानवता की सेवा करने के लिए, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं उसको हम लोग एक डिटेल में लिख लेंगे। फिलहाल यहाँ एक दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, मिट्टी के माइक्रोफ्लोरा में उपस्थित बैक्टीरिया पर विपरीत प्रभाव। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो हम लोग चर्चा करें कि करना क्या चाहिए। ठीक है, जीएम मस्टर्ड, दो इसके एडवर्स इम्पैक्ट मिले। जो माइक्रोफ्लोरा है, सॉयल माइक्रोफ्लोरा, उसके जो जीव हैं उस पे, और मधुमक्खियों और जो बाकी पॉलिनेटिंग एजेंट थे उन पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया। अब जरा चर्चा करते हैं एक जो डिबेट है जिसमें एम एस स्वामीनाथन साहब ने भी अपनी राय रखी है कि अनएथिकल है जीएम क्रॉप। क्यों ऐसा कहा उन्होंने, साथ ही साथ जीएम क्रॉप कितना लाभकारी है, क्या क्या इससे संभावित हानियां हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसकी खेती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक छोटा सा डिबेट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो पहले इससे लाभ क्या क्या है एक नटशेल में हमारे पास होना चाहिए। तो लाभ बच्चों आप देखें, जीएम क्रॉप के लाभ, जीएम क्रॉप लाभ में पहला है कि हमने बीटी कॉटन बना दिया।
कीटरोधी पौधे बना लिए। ठीक है बच्चों, कीटरोधी। अब कीटरोधी पौधे बनाने से फायदा हुआ हमें, फायदा ये हुआ कि कीट जो थे, जो कॉटन को की पैदावार को घटा रहे थे, वो मार दिए गए और उसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया। यानी कीटरोधी पौधा बनाने से हमने बिना कीटनाशक का प्रयोग किए उन कीटों को मार दिया और कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ गया, बढ़ा। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो कीट भी रेसिस्टेंस डेवलप किए और अब कॉटन का वो प्रोडक्शन जो होना चाहिए था बीटी कॉटन का, वो नहीं रह गया। तो आप देख रहे हैं, एक बार तो बढ़ा लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से स्टेशनरी हो गया। समस्याएं अभी भी हैं। तो प्रारंभ में तो इसका लाभ मिला, जो लागत मूल्य था कृषि का वह घटा और उत्पादन बढ़ा। ठीक है बच्चों, किसका? कीटरोधी बीटी कॉटन दिमाग में रखिएगा। लागत मूल्य घटा, उत्पादन बढ़ा, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो लेपिडोप्टेरा ग्रुप के कीट थे उन्होंने भी तो रेसिस्टेंस डेवलप किया। अब क्या हुआ, ये जो कीटरोधी पौधे थे उससे कीट में प्रतिरोध उत्पन्न हुआ और उसका खामियाजा ये हुआ या उसका नतीजा ये हुआ बच्चों कि अब उत्पादन घट गया और लागत मूल्य भी बढ़ गया। ठीक अब उल्टा होने लगा, लागत मूल्य बढ़ा, उत्पादन घटा। ये प्रक्रिया होने में भले फायदा हुआ हो कुछ किसानों का और कुछ जो एमएनसी कंपनी थी। इसको बताने से पहले बच्चों मुझे टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी आपको बता देना चाहिए था। तो यहाँ समझिएगा, मैं अभी अगले पेज पे बताऊंगा टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ फायदा हुआ किसान को, प्लस जो मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसने जीएम क्रॉप बनाया, बेचा उसको। अब यहां पे क्या हुआ, एमएनसी को फायदा हुआ, किसान को फायदा होना कम हो गया अथवा बंद हो गया। एमएनसी को लेकिन फायदा हुआ। अब एमएस स्वामीनाथन जैसा व्यक्ति जो कि पुरोधा रहा हो जीएम क्रॉप के लिए, जिसने अपनी जिंदगी दी हो, वो व्यक्ति कह रहा है कि ये अनएथिकल हो गया। क्यों कह रहा होगा, इस बात की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे बच्चों। होता क्या है, जो जीएम क्रॉप के बीज होते हैं इनमें एक तकनीकी के द्वारा, जो जेनेटिकल रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी विधि से इनके जो बीज होते हैं उनको बनाया जाता है, जिन्हें टर्मिनेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये बीज एक पीढ़ी के बाद जब पौधे से बीज बनते हैं अगली पीढ़ी में, तो उनके बीज वायबल नहीं होते, उनसे पौधे नहीं बन सकते, वो बीज स्टेराइल होते हैं, जिससे कि किसान हर बार एमएनसी के पास जाए जीएम क्रॉप के पौधे को खरीदने, उसके बीज को खरीदने के लिए। तो इसको जरा सुन लीजिएगा, टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी। टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी। टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी से बनने वाले जो सीड थे उनको टर्मिनेटर सीड कहा जाता है। टर्मिनेटर सीड। खास बात यह होती है बच्चों कि ऐसे सीड एक बार आप इनको लगाए, ये जर्मिनेट करेंगे, अंकुरित होंगे, अंकुरित होंगे और अंकुरण के साथ खूब अच्छा पौधा बनेंगे, अच्छा उत्पादन करेंगे, उत्पादन अच्छा होगा। लेकिन जो इनके बीज बनेंगे ना, उत्पादन बीज ही होगा, ये पुनः पौधा नहीं बना सकते,
यह पुनः पौधा नहीं बना सकते। आप अपने जो पौधों से कृषि करके उत्पादन जो आपने किया बीजों का, उस बीज से पौधा नहीं बना सकते, क्योंकि ये टर्मिनेटर सीड है, क्योंकि इनमें टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी से इन्हें तैयार किया गया है। टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी से इन्हें तैयार किया गया है। अब क्या होता है बच्चों कि हर बार किसान को जब दोबारा बीज बोना है तो उसको मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि मॉन्सेंटो है, डेल्टा एंड पाइन कंपनी है, ये सारी कंपनी काम कर रही हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उनके पास जाना होता है, फिर से बीज खरीदने होते हैं जिसका वो पैसा लेती हैं और उसके बाद वो बीज देती हैं और आप अगली बार उसको यूज करते हो। यहां क्या हुआ बच्चों, जब कीट में प्रतिरोधकता बढ़ गई और आपने एमएनसी से बीज खरीदा, लागत मूल्य बढ़ गया, उत्पादन घट गया, तो किसानों को नुकसान हुआ। तब एमएस स्वामीनाथन ने कहा कि ये अनएथिकल है, आपने जो टर्मिनेशन जीन लगाए हैं जिसके कारण किसानों पे जो पर्पस था आपका कि किसानों की लागत को घटाया जाए, वो डिफीट हो रहा है। तो इसलिए ये अनएथिकल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि एमएस स्वामीनाथन स्वयं में प्लांट साइंटिस्ट हैं और उन्होंने जीएम क्रॉप ही नहीं, वो हाइब्रिडाइजेशन के समय से नॉर्मन बोरलॉग के वो स्टूडेंट रहे हैं और उस समय से उन्होंने प्लांट की हाइब्रिड वैरायटी बनाने में और उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसीलिए वो भारत के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कंसीडर किए जाते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि ये अनएथिकल है। उसका कारण ये था बच्चों, क्योंकि ये किसानों पे दोहरी मार थी और टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी के कारण थी। अच्छा, अब ये बात तो हुई किसानों के तरफ से, और आपने सोचा कि ये टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी यूज करने से होता क्या है कि उस जो कंपनी ने जो पैसे लगाए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, या फिर उसका जो व्यावसायिक एकाधिकार है, मोनोपोलिस्टिक व्यू, वो दिखाई पड़ता है और अभी की चर्चा से ये दिखा भी। लेकिन एमएनसी क्या कहती है, क्यों लगाते हैं टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी? एमएनसी की भी बात तो सुननी चाहिए और बड़ी रेशनल बात है। एमएनसी कहती है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम एमएनसी का जो तर्क है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कीटरोधी पौधा, लागत मूल्य घटा, उत्पादन बढ़ा, किसान खुश, एमएनसी खुश। कुछ समय के पश्चात कीट में प्रतिरोधकता उत्पन्न हुई और किसान दुखी, एमएनसी खुश। अनएथिकल। बात समझ में आई? अच्छा, इसके अलावा भी इससे जो नुकसान हो सकते थे, चूंकि हम इन्वायरमेंट में हर चीज़ तो एसेस कर नहीं सकते, कि मान लीजिए इससे जो निकलने वाले इंडोटॉक्सिन हैं वो उस नए एलर्जेंस जो उसके पॉलन ग्रेन है वो नया एलर्जी पैदा करते होंगे, हम उसे एसेस तो कर नहीं पाए। आसपास अस्थमा के रोगी बढ़े होंगे, तो उसका कारण इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है। कहने का मतलब हम स्पेसिफिकली स्टडी कर पाना थोड़ा कठिन भी है और हम कर भी नहीं पाए, और वो चीज़ अब धीरे धीरे हो रही है। तो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसा कि मैंने धारा DMH11 के बारे में आपसे बताया। ठीक है बच्चों, अब ज़रा आगे चलते हैं। आपके जो MNCs हैं वो क्या कहते हैं? जो MNCs हैं वो ये कहते हैं कि भाई देखिए, ये तो सच बात है कि हम टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे कि सीड अगली बार वायबल ना हो और उसको आप जो है हमसे खरीदिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके और भी कारण हैं और बड़े ही जेन्युइन और वैलिड रीज़न हैं जिसके लिए हम टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। उन्होंने कहा पहली बात कि अगर हम टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे तो जो हम लोगों ने बनाया है वो जो स्टॉक है वो नॉर्मल स्टॉक से मिक्स हो जाएगा। बात समझिएगा। एमएनसी क्या कहती है? मल्टीनेशनल कंपनी का व्यू है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो मोनोपोलिस्टिक होना चाहते हैं, वो व्यवसाय में और किसी को आने नहीं देना चाहते और किसानों से मोटी रकम वसूल करना चाहते हैं, ये सही बात है। इसके अलावा उनका कहना है कि अगर जीएम क्रॉप में टर्मिनेशन जीन नहीं होगा
तो क्या होगा? पहली स्थिति कि जीएम क्रॉप यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो सामान्य फसल है उससे 2, 3, 4, 8, 10 जनरेशन के बाद मिल जाएगी। और तब क्या होगा? जब इसके बीज होंगे, इनके बीज होंगे और इनसे हम उत्पादन ले रहे होंगे। अगर जीन नहीं होता तो इन बीजों से हम उत्पादन ले रहे होते तो इसमें हमारे पास मिक्स होगा जीएम क्रॉप और सामान्य क्रॉप का, तो इसका उत्पादन कंप्रोमाइज होगा कि नहीं? बताइए आप। होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि सामान्य फसल और जीएम के फसल में अंतर था। वो कीट रोधी था, वो ड्राउट रेसिस्टेंट प्लांट वैरायटी था, वो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट था, ये सारे गुण उसके अंदर थे। वो विटामिन ए सिंथेसिस कर सकता था, बीटा कैरोटीन उसमें था। अब क्या हुआ कि कुछ जनरेशन के बाद, कुछ पीढ़ी के पश्चात ऐसी मिक्सिंग संभव है कि नहीं? और मिक्सिंग हो जाए, उस स्थिति में हम प्रोडक्शन करें तो क्या उत्पादन कंप्रोमाइज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या उसके जो एट्रीब्यूट थे कि वो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट है, ड्राउट रेसिस्टेंट है, क्या वो रह जाएगा? भाई बीज तो मिक्स्ड हैं। आप अगर एक बोरी आप बीज देखते हैं तो उसमें आप कैसे पहचान पाएंगे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है? तो वो कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाएगा और कुछ पीढ़ियों के बाद आप उन बीजों को पहचान नहीं पाएंगे। और ये मिक्सिंग रिजल्ट करेगी कि आपके जीएम क्रॉप का जो ऑब्जेक्टिव था कि ये जीएम क्रॉप हम उत्पादन अच्छा करें, इसमें इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंट हो, ये जैसे मान लीजिए महाधान, और महाधान और सारे धान, सब धान 22 पसेरी हो जाए, तो फिर क्या करेंगे आप? कैसे पहचानेंगे कि ये महाधान है? मेरी बात को समझिएगा। बड़े ही साधारण शब्दों में आपसे कहा, सारे धान एक में मिल जाएंगे, तो हाउ कम यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज दैट दीज आर द जीएम क्रॉप एंड दीज आर द ऑर्डिनरी राइस? सो इट विल बी मोर problematic for you. That's why the MNCs used to have this termination gene technology in it, and on that very basis you can differentiate the seeds. यही कारण है कि MNC जो है टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी रखती हैं और आप उसको अलग कर पाते हो। ये एक बात कही। जीएम क्रॉप नहीं होगा तो, टर्मिनेशन जीन नहीं होगा तो जीएम क्रॉप मिल जाएंगे। दूसरी बात कही कि हमने जीएम क्रॉप बना तो दिया, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता है कि उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हैं। अभी हम देखेंगे कि इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हैं और उसके लिए समय लगेगा। अगर जीएम क्रॉप से होने वाले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और सामान्य क्रॉप से होने वाले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दोनों मिल जाएंगे, या यूं कह लीजिए जीएम क्रॉप अगर अलग नहीं होगा तो हाउ कम वी असेस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ जीएम क्रॉप? गेटिंग और नॉट? मेरा यह कहना है बच्चों कि जीएम क्रॉप में टर्मिनेशन जीन नहीं है और जीएम क्रॉप आप उगा रहे हैं और वो मिलता जा रहा है किससे? सामान्य फसल से। तो इससे होने वाले जो पारिस्थितिकी चेंज हैं, जो परिवर्तन हैं, जो हो सकते हैं, जिसकी संभावना है, क्या हम उसे एसेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस मिक्सिंग। ठीक है बच्चों? तो यहां आप लिख सकते हैं मिश्रण के कारण वातावरणीय प्रभाव का आकलन कठिन होगा। देखिए बच्चों, जो प्लांट साइंटिस्ट है वो दुश्मन नहीं है, उसका जो कंसाइंस है वो प्योर है। वो चाहता है दुनिया की भूख को खत्म करे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से या एंटी सेंस टेक्नोलॉजी से या आरएनए से, इन सारी विधियों से वो बना रहा है जीएम क्रॉप। लेकिन उसको एक डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जीएम क्रॉप नुकसानदायक हो।
कौन कौन से वो नुकसान कर रहे हैं ये तो हमें समय बताएगा, और समय के साथ हम उसे एसेस तब कर पाएंगे जब कोई मिक्सिंग नहीं होगी। और ये मिक्सिंग इंश्योर करने के लिए हमें टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, यूज करनी पड़ती है कि वो सीड अगले पीढ़ी में एकांतरित ना हो, जर्मिनेट ना करे, उससे फसल ना बने। ठीक है बच्चों। तीसरी बात कही, टर्मिनेशन जीन अगर हम यूज करते हैं तो उसके द्वारा जो नए एलर्जेंस होंगे, नए एलर्जेंस जो आएंगे, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से आ सकते हैं, जैव विविधता पे प्रभाव डाल सकते हैं। तीसरी बात कही इन्होंने कुछ ऐसे कि भाई मान लीजिए जीएम क्रॉप बनाया इंसेक्टिसाइड टॉलरेंट का, जीएम क्रॉप बनाया हर्बिसाइड टॉलरेंट का, उसके अंदर कुछ इंडोटॉक्सिन होगा, इंडोटॉक्सिन होगा तो उसके पॉलन ग्रेन में भी वो इंडोटॉक्सिन होगा, आंतरिक विष जिसकी मैंने बात की। अब वो पॉलन ग्रेन हवा में उड़ना शुरू किया, उड़ करके पहुंचा और उस पॉलन ग्रेन से किसी को एलर्जी हो गई। तो ये बात कैसे पता चलेगी अगर मिक्सिंग हो जाती है तो? क्योंकि बाकी भी पॉलन ग्रेन है। दैट मीन्स कि जो हम स्पेसिफिकली जान पाए कि हाँ धारा DMH11 का पॉलिनेटर्स जो थे, जो परागण की प्रक्रिया में जो जंतु शामिल थे, उन पे बुरा प्रभाव पड़ा, ये तब हम जान पाए जब हम लोगों ने धारा के पॉलन ग्रेन का उस पर असर देखा। अगर धारा यानी कि जो जीएम मस्टर्ड था वो नॉर्मल मस्टर्ड से मिक्स हो जाता तो क्या हम उसके पॉलिनेशन के इम्पैक्ट को, पॉलिनेटर पे जो इम्पैक्ट हुए वो जान पाते? नहीं जान पाते। हम यही नहीं बता पाते कि किसके कारण हुआ। आर यू गेटिंग? और ये सारे संभावित खतरे हैं, अभी इस पे रिसर्च होना बाकी है। तो बच्चों ये कुछ नुकसान हैं, जैसे कि एलर्जेंस होना। एक और चीज है बच्चों, एलर्जेंस का पता करने के लिए ये मिक्सिंग हो जाएगी तो नहीं कर सकते। एक और चीज है बच्चों कि जीएम क्रॉप है, जीएम क्रॉप में जो भी केमिकल्स बन रहे हैं इंडोटॉक्सिन के रूप में, आपने खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे जगह चाहिए ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, खाद्य श्रृंखला के बारे में आपने पढ़ा है कि जो ऑटोट्रॉप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उस पे प्राथमिक उपभोक्ता डिपेंड करता है, प्राथमिक उपभोक्ता पे द्वितीयक उपभोक्ता, और ऐसे ही खाद्य श्रृंखला आगे बढ़ जाती है। और यह खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल के रूप में होती है। दोनों बात है, याद रखिएगा। एक तो मैं कह रहा हूं खाद्य श्रृंखला और दूसरा खाद्य जाल, फूड चेन और फूड वेब। ये दोनों टर्म बच्चों एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में, जो बेसिक इकोलॉजी है उसमें आप पढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला पौधे, पौधों से शाकाहारी जंतु, और शाकाहारी को खाते हैं मांसाहारी प्लस शाकाहारी, दोनों हो सकते हैं, और इनको खाते हैं टॉप कार्निवोर, जैसे कि ईगल, लायन, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी, ये है फूड चेन। फूड चेन चलती है इस तरह से। अच्छा, एक चीज और जान ले, अब पौधे, नंबर ऑफ पौधे बहुत सारे हैं। ठीक, शाकाहारी इनकी भी कई सारी स्पीसीज हैं, मांसाहारी इनकी भी कई सारी स्पीसीज हैं, इवन टॉप कार्निवोर के भी कई सारे स्पीसीज हैं, और ये एक दूसरे से डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है बच्चों,
और ये बनाता है आपका फूड वेब, यानी कि कई तरह के शाकाहारी पौधों पे डिपेंडेंट होते हैं और कई सारे पौधे होते हैं जो शाकाहारियों को भोजन देते हैं। तो यहाँ एक जाल नुमा संरचना बन रही है इस फूड चेन में, और ये चीज़ यहाँ चली आती है। कहने का मतलब कई सारे ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, और उस केस में बनता है आपका खाद्य जाल। अब जरा सोचिए कि ये पौधा है जो कि जीएम क्रॉप है, जिसके अंदर एंडोटॉक्सिन आया। वो एंडोटॉक्सिन एक रसायन है, वो इस पे शाकाहारी पे असर करेगा, इस मांसाहारी पे या टॉप कार्निवोर पे, या इसकी जो सब स्पीसीज ढेर सारी आप देख रहे हैं, इसकी भी स्पीसीज देख रहे हैं, इसकी नहीं पता, अभी आपको नहीं पता। अब आपको लेकिन ये डर है कि इसमें जो एंडोटॉक्सिन है, अगर वो इनमें से किसी को भी नुकसान करेगा तो वो प्रकृति की इक्विलिब्रियम में समस्या बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी आपको नहीं पता है, तो हमें पता भी करना है। और ये सबसे बड़ी समस्या हो सकती है कि ये एंडोटॉक्सिन, बायोमैग्निफिकेशन आपने शब्द सुना होगा, बायोमैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, जो केमिकल होते हैं, ज्यादातर जो हर्बिसाइड हैं जैसे 2,4-D, गैमेक्सीन, ये सब क्या हैं, ये पौधों पे आपने छिड़के, पौधों को शाकाहारियों ने खाया, शाकाहारी में वो गैमेक्सीन आए, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, वो जैविक रूप से खत्म नहीं होते, और वो शाकाहारियों से मांसाहारियों में आए और मांसाहारियों से टॉप कार्निवोर में आकर के वो इकट्ठे होने लगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और ये प्रक्रिया जब एक लेवल से ज़्यादा हो जाएगी तो टॉप कार्निवोर इंस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, उन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या इन पौधों के अंदर का जो केमिकल है, फिलहाल तो वो बायोडिग्रेडेबल है, एंडोटॉक्सिन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो बाकियों के लिए एंडोटॉक्सिन ना हो, बाकियों के लिए टॉक्सिन हो जाए। एंडोटॉक्सिन का मतलब होता है उस पौधे के अंदर बने, उस पौधे को ना नष्ट करे, लेकिन उसी को लेपिडोप्टेरा खा रहा है और वो नष्ट हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर आएगा तो हो सकता है वो इनको भी नुकसान करे। अब इनको नुकसान करेगा तो हो सकता है वो ह्यूमन तक पहुंचे, हो सकता है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिजल्ट करे। आर यू गेटिंग दिस? तो ये जो सारी समस्याएं हैं, प्रोबेबिलिटी है इन संभावनाओं की, और संभावनाएं काफ़ी सत्य के करीब हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब ये संभावनाएं सत्य के करीब हैं और बायोमैग्निफिकेशन जैसी समस्या हो सकती है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के रूप में ये केमिकल आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा रुक करके इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए, और तभी इसको एग्रीकल्चर में अलाउ करना चाहिए। और दुनिया में ये डिबेट चल रही है। तो आपके सामने मैंने ये कुछ बातें रखी, जिसमें टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी, जिसमें ये जो एनवायरनमेंट पे इसके इम्पैक्ट हैं, एलर्जेंस अथवा बायोमैग्निफिकेशन जैसी घटनाएं हो सकती हैं, जिससे आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो कि जीएम क्रॉप को ससेप्टेबल बनाती हैं यूज से, इसके उपयोग से। जबकि इसको उपयोग करने के पीछे, इसको बनाने के पीछे जो विचार थे वो बड़े प्योर थे। इसको बनाने के पीछे जो विचार थे वो था कि दुनिया से भुखमरी दूर की जाए। अलग की बात है जो मल्टीनेशनल कंपनी बीच में लाभ कमाने के लिए आती हैं, तो वो भी लाभ क्यों न कमाएं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च किए होते हैं इसके रिसर्च और डेवलपमेंट में। तो R&D करने में उनके पैसे लगे होते हैं, इसलिए वो पैसा निकालना चाहती हैं। तो टर्मिनेशन जीन आपको मैंने बता दिया, टर्मिनेशन जीन टेक्नोलॉजी, उससे आप परिचित हो गए। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पर जो मेरी चर्चा है उसको आप पॉइंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं और आपको ये काम आएगी बच्चों। ये तो रही बात हम लोगों के जीएम क्रॉप से संबंधित। जो भी जीएम क्रॉप आपने बनाए उसमें ये सारी बातें मैंने बता दिया, चाहे वो कीटरोधी पौधा हो या फिर ड्राउट रेसिस्टेंट राइस वैरायटी हो, मैनग्रूव प्लांट से आपने जीन ट्रांसफ़र किया। एक चीज़ मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ जिसको हम लोग डिटेल करेंगे डीएनए वैक्सीन में। खाद्य
रूप में वैक्सीन बनाई गई है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू और उसे आलू में इंसर्ट कराया गया है। और वो खाद्य वैक्सीन ऐसी है कि उसे खा करके प्रतिरोधी क्षमता डेवलप हो सकती है। और हैजा के लिए ये वैक्सीन बनाई गई थी। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, ईटेबल वैक्सीन। ठीक है बच्चों, ये कुछ मैं फ़ायदे बता रहा हूँ और नुकसान, फ़ायदे नुकसान एक साथ मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। कुछ फ़ायदे आप जानते भी हैं, तो जैसे शेल्फ लाइफ का बढ़ना, फ्लेवर शेवर है, फूड सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए महाधान और गोल्डन राइस का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। राइजोबियम का मैंने बताया, निफ जीन ट्रांसफ़र जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। ठीक है बच्चों, और ड्राउट रेसिस्टेंट प्लांट वेराइटीज़ बनाई गई। मैनग्रूव जो कि सलाइन वाटर कंडीशन में ग्रो करता है, उससे जीन ट्रांसफ़र करके राइस को डेवलप किया गया। ठीक है बच्चों, एक चीज़ खाद्य टीके के बारे में आपको चर्चा मैं कर देता हूँ। खाद्य टीका, खाद्य टीका, ईटेबल वैक्सीन। हमने अभी वैक्सीन में 2 जनरेशन की बात कर ली है। एक फर्स्ट जनरेशन लुई पाश्चर का उदाहरण आपको दिया था, जिसमें रेबीज, एंथ्रेक्स और जिसमें एटेनुएटेड वायरस या डेड वायरस डाल करके हमने वैक्सीन बनाई थी, वो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन थी। उसके बाद हमने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनाया, जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने वैक्सीन बनाई। बच्चों, थर्ड जनरेशन वैक्सीन हम लोग जब ह्यूमन हेल्थ और वैक्सीनेशन वाला चैप्टर इसी में आगे पढ़ेंगे, उसमें मैं डिटेल करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और वैक्सीन बनी है, नॉट लीस्ट, इसका इम्पैक्ट बहुत है, वो है खाद्य टीका, जो कि बनाने के बाद इसको आलू में, पोटैटो में इंसर्ट कर दिया गया। आलू के प्लांट में ही इंसर्ट किया गया और ये उसके आलू के जीन से इंटीग्रेट होकर के आलू के अंदर वो प्रोटीन बनाएगा जिसको खाने से हैजा के खिलाफ रेसिस्टेंस डेवलप होगा। तो हैजे का टीका आलू में डाला गया। आलू प्लस हैजा वैक्सीन, हैजा का टीका, मतलब आप आलू खाएं और हैजे से बचे रहें। ये है खाद्य टीका, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। आलू में हैजे के टीका को इंट्रोड्यूस कराया गया और उसको बनाया गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है बच्चों क्लोनिंग। क्लोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग भी होती है, प्लांट क्लोनिंग भी होती है, कई टाइप्स हैं इसके। तो पहले आप समझें क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग का तात्पर्य है जिस प्रकार का आपने ऑर्गेनिज्म लिया है, ठीक वैसा ही ऑर्गेनिज्म दूसरा बना देना। ठीक वैसा का मतलब फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली दोनों वो एक जैसा हो। दोनों का मतलब समझ लीजिए। फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब जो बाह्य आकार है, जो आकृति है, जो रंग है बालों का, जो शेप है और जो उसकी साइज है, हाइट है, ये है एक्सटर्नल अपीयरेंस। इसे कहते हैं फिनोटाइप, वो एक जैसा हो। जीनोटाइप का मतलब होता है उसके अंदर जो जीन है वो भी एक जैसे हो, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस और जीन कॉम्बिनेशन अगर सेम हो, किसका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर इस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप और इस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप दोनों सेम हो, किसके, ऑर्गेनिज्म 2 के, तो कहा जाएगा कि ऑर्गेनिज्म 1 ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म 1 का क्लोन है,
प्रतिरूप है। फटाफट इस परिभाषा को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। एक जंतु अथवा एक वनस्पति, एक पौधा जिसका एक्सटर्नल अपीयरेंस बाहर से जो जैसा दिखता है और उसका जीन कॉम्बिनेशन, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम हो, तो उसे एक दूसरे का क्लोन बुलाएंगे। बेसिकली जिसको आपने बनाया है वह जो पहले था उसका क्लोन है, उसका प्रतिरूप है। और यह क्लोनिंग की गई है। प्लांट में बहुत पहले से होती थी, एनिमल में अभी पिछले दशक, आप कह लें पिछले के पिछले दशक 1996 में पहली बार ये क्लोनिंग की गई है बच्चों। तो हम लोग चल रहे हैं क्लोनिंग पढ़ने, और थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा परिचय आप मैं करा देता हूँ, अगली क्लास में हम लोग डिटेल में चलेंगे। तो क्लोनिंग का तात्पर्य आप समझ गए कि एक ऑर्गेनिज्म जैसा उसका प्रतिरूप बना देना क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों। क्लोनिंग दो तरह की होती है, एक होती है प्लांट क्लोनिंग और दूसरी होती है एनिमल क्लोनिंग। ठीक है बच्चों। पौधे का प्रतिरूपण और एनिमल क्लोनिंग जंतु प्रतिरूपण। ठीक है बच्चों। जो पौधे का प्रतिरूपण होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्लांट टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। पौध ऊतक संवर्धन, पौधा ऊतक संवर्धन। ठीक है बच्चों। प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसमें आप प्लांट की कोशिका को, एक कोशिका को लेते हो या ग्रुप ऑफ सेल्स को लेते हो और उसके लिए, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक सारे मिनरल, सारे कार्बन के सोर्स और हार्मोन्स को डालते हो उस कल्चर मीडियम में और उसे आर्टिफिशियली ग्रो कराते हो, तो वो होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। एनिमल के केस में क्लोनिंग दो तरह की होती है बच्चों। एक होती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और दूसरी होती है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। जरा इसको देखते हैं। एक होती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग यानी जनन प्रतिरूपण, जिसमें हम पढ़ेंगे डॉली का बनना। डॉली बनी थी ना 1996 में, इयान विल्मुट ने बनाया था, रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कॉटलैंड, डॉली बनी थी। उसको हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में। और एनिमल क्लोनिंग का दूसरा प्रकार होता है बच्चों थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। क्या होता है? थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग और थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में हम स्तंभ कोशिका अनुसंधान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्तंभ कोशिका अनुसंधान, जो किसी रोग के निदान के लिए, जो किसी, जिसमें बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों, स्टेम सेल रिसर्च में एक पूरा लेक्चर जाएगा। स्तंभ कोशिका अनुसंधान में हम थेरेप्यूटिक क्लोनिंग पढ़ते हैं। तो क्लोनिंग कितने तरह की है? दो, एनिमल और प्लांट क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग में आपको दो तरह की क्लोनिंग पढ़नी है, एक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, दूसरा थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में स्तंभ कोशिका यानी स्टेम सेल रिसर्च पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में हमें देखना है कि डॉली कैसे पैदा की गई, सोमैटिक सेल
सोमैटिक न्यूक्लियस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के द्वारा। ये सारी चीज़ें मैं आपको लिखाऊंगा। फिलहाल ये इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी ढर्रे पे चलेंगे। इनफैक्ट जो प्लांट क्लोनिंग है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे और एनिमल क्लोनिंग को हम लोग थोड़ा पहले पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात समझने से पहले मैंने एक क्लास में जब सेल में पढ़ा रहा था तो कोशिका के दो पावरफुल वर्चूज के बारे में आपको बताया था। एक था टोटिपोटेंसी और दूसरा था प्लूरिपोटेंसी। एकल शक्तता और बहुशक्तता। एकल शक्तता और बहुशक्तता, इसका मतलब आपको पता है। इसे एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं और क्लोनिंग को पढ़ते हैं बच्चों। कैसे क्लोनिंग की गई, क्लोनिंग करने के बाद उसके कुछ लाभ, उसकी कुछ हानियाँ, आगे जो स्टेम सेल रिसर्च चल रही हैं वो कितना प्रॉमिसिंग है और मैंने इसकी चर्चा भी की है। या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी का बैकबोन बना हुआ है, ये सारी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।